देखिए, हम कोई नसीहत नहीं दे रहे, बल्कि हमने उनको उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी को याद दिलाया है जो वो भूल चुके हैं। ये जो आरएन जुलूस जो निकाले गए पूरे देश में, और उस जुलूस में हर जगह पर वायलेंस हुआ, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, गोवा हो। जहाँ जहाँ ये आरएन का जुलूस गया, प्रोसेशन गया, वहाँ पर वायलेंस हुआ, तो वहाँ की सरकारें सरासर नाकाम साबित हुई उस वायलेंस को रोकने के लिए। और क्यों सरासर नाकाम साबित हुई? बल्कि वो सरकारें खुद, जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कि ये तो जो गड़बड़ हुई वो स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस था, स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ है। और आप दंगाइयों को दंगा करने से रोक नहीं सकते। परमिशन जुलूस का देने वाली सरकार, जब आप परमिशन दे रहे हैं तो जिम्मेदारी बीजेपी और जो वहाँ की सरकार है उनकी होनी चाहिए कि कोई वायलेंस ना हो। तो जो भी वायलेंस हुआ आरएन यात्रा या जुलूस में, वो स्टेट कॉम्पल्सिड वायलेंस है। और दूसरी बात यह है कि पत्थरबाजी हुई, फिर आप घर तोड़ देते हैं मध्य प्रदेश में। किस बुनियाद पे घर तोड़ते भाई आप? ये तो ये जेनीवा कन्वेंशन का वायलेशन है। आपको पकड़ना चाहिए उन लोगों को, अगर करे तो। आप घर किस बुनियाद पे तोड़ रहे हैं भाई? और एक ही कम्युनिटी घर तोड़ रहे हैं आप, क्यों? और आपको कौन ने अख्तियार दिया घर तोड़ने का? चलिएगा, इलीगल है तो नोटिस दीजिए। क्या वही घर इलीगल है, दूसरे घर इलीगल नहीं है? एक ही कम्युनिटी के मध्य प्रदेश में आप घरों को तोड़ते हैं। और जो बच्चे अभी अडल्ट नहीं हुए, 70 बच्चों को आप उनको मारपीट करते हैं। और फिर दुनिया ने वीडियो देखा कि महिलाओं को, ज़ईफ़ महिलाओं को, बुज़ुर्ग महिलाओं को, 70 साल की महिलाओं को आप उनको मार के हाथ और पैर तोड़ देते हैं उनका। पुलिस तोड़ती है उनका, मध्य प्रदेश की पुलिस। यह आप काम कर रहे हैं। राजस्थान में हुआ, क्या कर राजस्थान कांग्रेस सरकार? भाई आपकी सरकार ने उनको परमिशन दिया। जब परमिशन आप देते हैं तो कैसा वायलेंस होता है? फिर घर जलाए जाते हैं, वहाँ पर दुकानें जलाई जाती हैं, टारगेटेड घर जलाए जाते हैं राजस्थान में, कर्नाटक में होता है ये। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है, तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को। सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट आप? पहले आप बोलते हिजाब नहीं पहन सकते, सेकुलर स्टेट है। गोश्त नहीं खा सकते, सेकुलर स्टेट है क्या? फिर आप कानून बना देते फिर उसके ऊपर। कहाँ पे रुकेगा बात? ये मॉब लिंचिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस, और संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। ये परफेक्ट कर चुके हैं अपनी चीज़ को। लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, यहाँ करो, वहाँ करो, इधर करो। सरकार की जिम्मेदारी बताइए? सरकार की जिम्मेदारी है नहीं है। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने? कितने आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया आपने? इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज़ स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है। बिहार में होता है, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते हैं। कैसे मस्जिद के बजा के झंडा लगाते हैं भाई? आप बताइए, कैसे लगाते हैं कोई भी? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं जिम्मेदार उसका। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। सर, करौली में बीजेपी तो ये अरेस्ट करने की एक्सोडस हो रहा है हिंदूज का, और कोई पुलिस वाला कुछ बोल रहा है कि मतलब सर वहाँ पुलिस वाला एडमिट करेंगे कि कैमरा पे गवर्नमेंट का फेलियर होता है इसमें। राजस्थान करौली में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में आनंद, हिम्मतनगर, खंभाट में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, गोवा में जो कुछ हुआ, वहाँ की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है? कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहाँ पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भाई आप? कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? बताओ, कानून बताओ हमको।
और आप मासूम बच्चों को 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं, रोड पर लटाकर उनको। सर ये बताइए, रामनवमी के दिन जेएनयू में एक ये मटन नहीं खाना या नॉनवेज नहीं, आस्था के लिए आस्था मेरी आस्था नहीं है क्या? मेरी आस्था भी है हिजाब पहनना, मेरी आस्था नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, फिर जितना एक्सपोर्ट होता है गोश्त उस दौरान में बैन करिए इंडिया में। मैंने गोश्त का एक्सपोर्ट आप बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलते हैं, और वो जो मासूम बेचारा जो दिन में 100 रुपये 200 रुपये कमाता, उसके कारोबार को आप लगाते हैं। आस्था की बुनियाद पर देश चलेगा या संविधान के ऊपर चलेगा? बता दीजिए आप। फिर मेरी आस्था क्या क्या होगा बताइए? मेरी आस्था भी है रमज़ान है, फिर शराब की दुकानें क्यों खुली पड़ी हुई हैं? क्या देश संविधान से चलेगा या आस्था पे चलेगा आप? यानी आपकी आस्था सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरों की आस्था क्या भाड़ में जाए? आपने हिजाब की बात की तो कहा नहीं भाई यूनिफॉर्म है, फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्या गोश्त खाना क्या आस्था आ गया? कहाँ से देश कौन सी राह पे जा रहा है? बीजेपी को, संघ परिवार को हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस राह पे आप इस देश को लेकर जा रहे हैं इससे देश कमज़ोर हो रहा है, और देश कमज़ोर हो रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो आरएसएस कहाँ से सर? आप हाँ, आप आरएसएस को नहीं जानते, हम जानते हैं ना। आरएसएस का स्टेट वायलेंस बोल रहे हैं। आपको हम बोलेंगे किताब पढ़ो, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, बंच ऑफ थॉट्स। ये 2 किताबें आप पढ़ लो जिसमें आरएसएस के उस वक्त के सर संचालक खुद कह रहे हैं कि जब जुलूस निकलता था तो मैं बाजा बजाता था बोल के। सर, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो नए वज़ीर आला बने हैं वहाँ, वज़ीर आज़म, उन्होंने कश्मीर का राग अलापा है, क्या? अभी ये तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए उनका। भारत सरकार उनका जवाब दिए, प्रधानमंत्री तो मुबारकबाद पेश कर दी उनको। नहीं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं सुनिए, नहीं प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया? प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद दे दी उनको। देश के प्रधानमंत्री मुबारकबाद दिए हैं नहीं, प्रधानमंत्री ने उनको मुबारकबाद दी है और कहा कि भाई इस खित्ते की अमन के लिए हमको अमन को बरकरार रखना चाहिए, टेररिज्म ख़त्म करना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री मुबारकबाद दे रहे हैं तो ओवैसी से क्यों सवाल किया जा रहा है? आप कश्मीर से हमसे सवाल क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री से भी करिए। अरे हाँ, अरे जब नहीं देश के प्रधानमंत्री जब मुबारकबाद दे रहे हैं शहबाज शरीफ को, तो ओवैसी को क्यों घसीट रहे हैं इसमें आप? सर लेकिन इमरान खान ने भी अपने फॉरेन पॉलिसी को तारीफ देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। देश के प्रधानमंत्री ने, जब शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे उस मुल्क के, तो अफ़गानिस्तान से अचानक जब उन्होंने देखा कि शहबाज शरीफ के घर में लाइट दिख रही तो उन्होंने उतर गए, वहाँ पर दावत में चले गए बिन बुलाए मेहमान बनकर। हैं, हमको क्यों बोल रहे हैं? फिर उसके बाद पठानकोट हुआ, आप प्रधानमंत्री से पूछिए, वो मुबारकबाद दिए हैं। फॉरेन पॉलिसी नहीं, लेकिन अरे हम प्रधानमंत्री ने जो मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ को, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों पूछ रहे हैं आप? प्रधानमंत्री चीन के ऊपर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। प्रधानमंत्री वो इलाकों में जहां पर आज हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, उन हिस्सों में जो भारत का हिस्सा पे चीन बैठा हुआ है, डेप्सांग में क्या हो रहा है, हॉट स्प्रिंग में क्या हो रहा है, डेमचौक में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि हम इनकी खामोशी से ऐसा लग रहा है कि कहीं सियाचिन हमारे हाथ से चीन ना छीन ले, ये ख़तरा है देश के लिए। सर, हम आपसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कश्मीर की बात उठाई और कश्मीर के कई मसलों पर आप सरकार को घेरते रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री चीन पर नहीं बोलकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं तो ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी से नहीं। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने खुद मुबारकबाद और मीठे मीठे अल्फाजों में शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर उनको मुबारकबाद दी है।
हाँ तो अच्छा आप अभी प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं, जर्नलिस्ट नहीं रहे आप। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। तो देखिए, ये सवाल करने का मतलब ये है कि मैं अपनी देशभक्ति को साबित करूँ, और प्रधानमंत्री जब शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं उस पर क्या बोलेंगे आप? आपकी ज़बान चुप हो जाती है। आपको उल्टा सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री से, बीजेपी से। दूसरे मुल्क का वजीर आजम हमारे कश्मीर के बारे में बात उनके सुनिए, उनके उस बयान के बाद ही मेरे देश के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। हाँ, देश के प्रधानमंत्री दे दिए ना, देश के प्रधानमंत्री दे दिए, शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे दिए। अब नहीं मालूम, हो सकता है घर में दावत है, चले भी जाएंगे, क्योंकि जब नवाज शरीफ के पास गए थे खाना खाने। कश्मीर वाले मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम तो शुरू से कह रहे हैं कि 370 हटाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था। बोलिए आशीष साहब। You see, this is clearly a state complicit violence, number one. Secondly, this is a collective punishment being given to one particular community. Third, this is a grave violation of Geneva Convention. Fourth, under what law the government of Madhya Pradesh has demolished houses of the Muslim community. Fifth, if they were illegally built, you cannot arbitrarily demolish any house. You have to give a notice. Sixth, you can regularize those houses. Seventh, it clearly shows their biased attitude of the Madhya Pradesh BJP's chief minister and his government towards the Muslim minority, because it is a state complicit violence. Earlier it was state sponsored, then it was mob lynching, now it is state complicit violence, and they have failed in protecting the properties and the life of a particular Muslim minority community. And the last point which I want the people of India to remember, how is it that the old Muslim women were assaulted? 70-year-old Muslim women, their elbows were broken, their heads were smashed. Who did this? It is the Madhya Pradesh police. What justification does the BJP government has towards this attitude? Almost similar kind of violence we have witnessed in Rajasthan also. Yes, it is. Yes, in what has happened in Rajasthan, Karoli is equally condemnable. Targeted violence has taken place. The Congress government of Rajasthan has supported this state complicit violence. They were the ones who gave the procession permission for RN procession. It is their responsibility, constitutional responsibility, to protect life and limb and to maintain peace, which the Congress government has utterly failed. And it is their responsibility, and whatever violence has taken place, it is the responsibility of Rajasthan-led Ashok Gehlot government. Yes, not only Jharkhand, even Karnataka, even Goa, even Karnataka. This RN procession permissions were given by the respective state governments, and they have utterly failed in controlling and stopping this violence. There are certain states where we are expecting those states are going for assembly polls. That is not the issue. The issue is that you have to discharge your constitutional responsibility, which these respective state governments have completely failed. This is what I call state complicit violence. And once again, the Muslim community has been targeted in what happened in all these states in this RN procession. सर, शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर्स चलवाए, आप कह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। कौन से कानून के तहत आप बुलडोजर चला रहे हैं बताइए? इलीगल कब्जा था तो आप नोटिस क्यों नहीं देते? क्या इलीगल कब्जा सिर्फ मुसलमानों का है, दूसरे लोगों का इलीगल कब्जा नहीं है? बड़े बड़े जो बिल्डिंग खड़ी हुई हैं, चाहे किसी भी हो, उसका नहीं है। अगर आप इलीगल है तो आप नोटिस दो उनको, या रेगुलाइज करो उनको। एक गरीब का टीन का शेड तोड़कर आपको कौन सी खुशी मिल रही है?
ये तो सडिस्टिक प्लेजर ले रहे हैं आप इन चीज़ों को कर कर, आप मॉब रूल कर रहे हैं आप। BJP is calling it as exodus. What do you want to say? BJP Which, is calling it as an where, exodus. where? Rajasthan and What happened to the violence? If exodus is happening, then what is the Congress-led Ashok Gehlot government doing? How is it that targeted shops were targeted and they were burned? I can show you videos of targeted burning of shops in Rajasthan, Karoli. It is the completely that government has failed in controlling the violence, and the Sangh Parivar has mastered this art of low intensity violence. परिवार कैसे मास्टर करे सर, वेयर इज द रोल, कहाँ डायरेक्ट कहाँ रोल है उनका? नहीं, पूरे आसमान से आए ना, यहाँ के नहीं थे वो। नहीं, सही है, बिल्कुल से आसमान से आए थे। और जो वीडियोस जो आ रहे हैं उनके नारों के, उनके प्रोवोकेटिव बकवास के, एक जगह भी लोकलाइज जो भी थे वहाँ पे लोकलाइज क्यों? हाँ, और बिहार में मुजफ्फरनगर में वहाँ पर मस्जिद के ऊपर झंडा लगाना, आरएसएस वाला था सर वो। बिल्कुल। कौन रहते फिर वो लोग, कौन है? संघ परिवार। देखिए वो संघ परिवार के लोग हैं, नहीं है आप तो नहीं ना संघ